जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपना यूपी स्पेशल वाली क्लास जो चल रहा है था, यूपी स्पेशल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यूपी स्पेशल लास्ट टर्न हम लोग कुछ बेसिक बातें समझ गए थे, यानी बेसिक बातें पढ़ चुके थे। आज हम लोग का ये तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में समझेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बाकी चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो नदी हो, चाहे आपका वर्षा हो, कोई भी चीज हो आपका यूपी स्पेशल से रिलेटेड, अगर ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो आपको बाकी की चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये हम आपको मैप के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ये जितने भी आपके ग्रुप हो, जितने भी आपके फेसबुक अकाउंट हो, या जिन जहां जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो सब जगह शेयर कर दीजिएगा। कि ये इसलिए शेयर करने को हम बोल रहे हैं क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही जल्दी मोनेटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे जैसे ही मोनेटाइजेशन हो जाएगा हमारा, वैसे ही हम आपके साथ लाइव आकर के पढ़ाएंगे आपको। और लाइव आकर के पढ़ाने के साथ साथ जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी जल्दी आप लोग अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी अच्छी लगेगी जब हम लोग लाइव आकर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके इसको आप शेयर कर दीजिएगा। ये इसलिए नहीं कह रहे कि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जल्दी से जल्दी हम आपके साथ ऑनलाइन आ सकें और जल्दी से जल्दी हम आपकी प्रैक्टिस को, यानी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको हम आगे बढ़ा सकें, जिससे आपकी स्टडी आगे कंटिन्यू हो सके। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब यूपी के टॉपिक का तीसरा पार्ट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना, यानी उत्तर प्रदेश का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं आज हम लोग। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर यूपी का समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो चीज समझनी होगी वो ये समझनी होगी। देखिए, हमने अभी आपको वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी नहीं पढ़ाया है, तो हो सकता है थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत आए, तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और आगे जल्द ही आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी वो आपके पेड ग्रुप पे चालू कर दिया जाएगा। वो जैसे ही साइंस का पोर्शन खत्म होगा तुरंत आपका चालू होगा। जैसा कि पेड ग्रुप में आप सबको मालूम है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है और केमिस्ट्री चल रही है इस समय। बायो और केमिस्ट्री को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद फिजिक्स पे आएंगे, फिर आपका अगला टॉपिक वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, तो वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो चलिए हम लोग यूपी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि यूपी का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर की वजह से कई बार हम लोग क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, पृथ्वी की जो आकृति वो जियोड या गोलाभ की होती है। ये सारी चीजें आपको पता है। इसमें ऊपर का जो ध्रुव है उसे नॉर्थ पोल और नीचे वाला जो ध्रुव है उसे साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। और ठीक मध्य से एक रेखा विभाजित कर देते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के सापेक्ष जितनी भी रेखाएं इस तरीके से आपके उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई, ये सभी रेखाएं आपकी एक कॉमन नेम से जानी जाती हैं। इन सभी रेखाओं को नाम दिया जाता है अक्षांश रेखा। और कुछ रेखाएं ऐसी होंगी जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला करके इस तरीके से मानक रेखाएं खींची गई हैं, आपके ग्लोब पे आपको दिखेंगी। तो इन सभी को कहा जाता है देशांतर रेखा। यानी जो रेखाएं आपकी ऊपर से नीचे ध्रुवों से होकर के खींची गई ये देशांतर हैं, और जो इस तरीके से खींची गई यानी एक भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींची गई वो सभी आपकी रेखाएं कैसी होंगी, तो वो अक्षांश रेखाएं होंगी। इसके बारे में बहुत डीप से हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक पे आएंगे। तो ये तो हो गई अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अगर यहाँ से भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति लगभग इस जगह पाई जाती है। तो भारत के जितने भी अक्षांश होंगे, क्योंकि यहाँ से जहां से भूमध्य रेखा विभाजित करती है, इसके ऊपर के जितने भी अक्षांश होंगे ये सभी अक्षांश कैसे होंगे, ये होंगे उत्तरी। क्योंकि इस गोलार्ध का नाम, देखिए गोलार्ध क्यों कहा जाता है, गोले का आधा क्या कहा जाएगा, गोलार्ध।
तो गोले का आधा यानी गोले का आधा ऊपर का भाग क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और गोले का आधा भाग यानी नीचे का भाग जो होगा वो क्या कहा जाएगा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी सब दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कही जाएंगी। उसी तरीके से जो ठीक मध्य से होकर के देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव उसको दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और इसके पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं वो सभी पूर्वी देशांतर, ये भी गोलार्ध है तो इसे पूर्वी गोलार्ध और इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो यहाँ से जो आगे का ये भाग होगा ये सभी पूर्वी देशांतर होंगी, यानी जितनी भी ये रेखाएं इस तरीके से खींची ये सब पूर्वी देशांतर हैं, और जितनी भी रेखाएं इस तरफ हैं ये कही जाएंगी पश्चिमी देशांतर। तो ये तो अक्षांश देशांतर की बात हो गई। भारत की स्थिति यहाँ पर हो जाती है, तो भारत में बताइएगा जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होंगी, तो वो सभी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, और जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी वो सब देशांतर रेखाएं कैसी होंगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी। अब इतना समझने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका भारत का ही एक राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश को। अब उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश को हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आपकी 4 दिशाओं में हमने इसे विभाजित कर रखा है। दिशाओं का निर्धारण कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जो ऊपर की होगी इसे उत्तरी, जो नीचे होगी इसे दक्षिणी, इधर का भाग पूर्वी और इधर का भाग पश्चिमी कहा जाएगा, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरीके से हमने इसे 4 भागों में विभाजित कर रखा। अब बात आती है कि आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का विस्तार कितने डिग्री कितने मिनट से कितने डिग्री कितने मिनट, या कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में, कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतर के बीच में। तो यहां से हम लोग आइए देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का विस्तार कितने डिग्री कितने मिनट से कितने डिग्री कितने मिनट तक है। तो उत्तर प्रदेश का विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट के बीच पाया जाता है। अक्षांश की बात करें तो यहाँ पर भी उत्तरी आएगा और यहाँ पर भी उत्तरी आएगा। गलती से नीचे यहाँ पर दक्षिणी ना कर दीजिएगा, ऑप्शन आपको एक दिया जाएगा, वहां पर दक्षिण 23 डिग्री 52 मिनट दक्षिणी अक्षांश लिखा होगा, क्योंकि ये दिशा दक्षिण ली गई है, इसलिए आप गलती से यहाँ दक्षिणी ना कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो अक्षांश और देशांतर का विभाजन है ये विश्व ग्लोब के हिसाब से बांटा गया। तो यहाँ पर हम जब भी अक्षांश लिखेंगे तो हमेशा उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, और देशांतर लिखेंगे तो हमेशा पूर्वी देशांतर लिखेंगे, चाहे वो इस दिशा में लिख रहे हो और चाहे इस दिशा में लिख रहे हो। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग गलती कर देते हैं वहां पर जब यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी रख दिया जाता है। तो कितने से कितना, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक इसके बीच पाया जाता है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितने से कितने होता है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो होगा वो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट के बीच पाया जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना होता है। तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना होगा, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 75 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट के बीच पाया जाता है। दोनों में यहाँ पर भी ध्यान रखना है, यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर होगा और यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर होगा।
पूर्वी देशांतर क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया यहाँ जो भारत की स्थिति आप देखोगे तो भारत में जितने भी देशांतर होंगे सब पूर्वी होंगे, क्योंकि भारत की स्थिति पूर्व की ओर पाई जाती है, यानी पूर्वी गोलार्ध पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध के मध्य पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर है और इधर प्रधान मध्यांश से ठीक राइट साइड है, यानी पूर्वी तरफ। तो यहाँ पर दोनों में आपको पूर्वी देशांतर याद रखना है और यहाँ पर दोनों अक्षांशों में आपको उत्तरी देश अक्षांश ही लिखना है। तो ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई ये कितनी है, तो 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण के बीच लंबाई उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण के बीच में उत्तर प्रदेश की लंबाई 240 किलोमीटर। तो यहां से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो जाएगी, 240 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 640 किलोमीटर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जा सकता है। तीसरा तरीका इसका पूछने का ये है, पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण लंबाई के मध्य अंतर कितने का है। तो आपको अगर दोनों याद होंगे तो आप आंसर कर लोगे, अगर एक याद होगा एक याद नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से ये इस तरीके से भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण लंबाई के मध्य में अंतर कितने का है, तो दोनों के मध्य में अंतर निकालोगे तो 650 में 240 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 310 किलोमीटर। बताइएगा कितना आएगा, 410 किलोमीटर का घटा कर 410 किलोमीटर नोट कर लीजिएगा जल्दी। 410 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे के पॉइंट बताएं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान आ जाता है कितना, बताइएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। इस तरीके का क्वेश्चन यूपी में बहुत पूछे जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है तो बात आती है कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाता है आपका राजस्थान। सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ें।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा है। पहले नंबर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके बाद उत्तर प्रदेश। अब अगली बात आती है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो नोट कर लीजिएगा उसी जगह, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का, पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। तो पूरे भारत का क्षेत्रफल निकलता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यहां से अगर आप उत्तर प्रदेश का परसेंटेज निकालेंगे 2,40,000 का, तो निकल करके आता है 7.33%। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 7.33% पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पूर्वी पश्चिमी से हम लोग कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पूछा तो जाता है, पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको इसके संबंध में जानकारी जरूर होनी चाहिए। जानकारी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आपको अभी आगे उत्तर प्रदेश की जलवायु भी पढ़नी है। उत्तर प्रदेश में जब जलवायु आप पढ़ोगे, तो जब हम हवाएं बताएंगे, तो हवाओं को समझने के लिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पूर्व में कौन से जिले हैं, पश्चिम में कौन से जिले हैं, उत्तर में कौन से जिले हैं और दक्षिण में कौन से जिले हैं। एक बात हम आपसे और करेंगे कि जब भी आप यूपी पढ़ा करो, तो यूपी का एक मैप लेकर के आप यूपी का एक मैप लेकर के बैठा करिए। अगर आपके पास कोई एटलस का बुक है तो उसमें यूपी खोल करके आप देख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप यूपी का कोई भी एक A4 साइज का मैप लेकर के बैठें और उसके साथ आप पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार अभी भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, लेकिन क्वेश्चन आज भी उतना ही ज्यादा ट्रेंड ये करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कहा जाता है बलिया को। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। तो हमने आपको बलिया के बारे में काफी बातें बताई थी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बलिया का शेर के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, बलिया का शेर किसे कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे मुख्य रूप से किस जिले से बिलोंग करते थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अभी आगे हम लोग बहुत से इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बलिया का शेर किसे कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स से आप बताइएगा। अगर आपका आंसर सही आएगा, गलत आएगा तो हम उसको सही करके बताएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स हम लगातार देख रहे हैं।
तो बलिया के शहर यानी बलिया सबसे पूर्वी जिला है। इसके बाद सबसे पश्चिमी जिला किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आ जाता है आपका शामली। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। और शामली इसके बारे में आप एक खास बात और जानते होंगे कि जो एनसीआर का क्षेत्र है, एनसीआर में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश से 8वां जिला आपका शामली ही है। तो क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले दिल्ली एनसीआर क्षेत्र यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 8 आते हैं और 8वां कौन सा है, शामली। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली। इसके बाद क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कहा जाता है सहारनपुर को। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कहा जाता है सोनभद्र को। सोनभद्र, सोनभद्र से बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, सोनभद्र है। भी आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से राज्यों को किस तरीके से स्पर्श करता है। सोनभद्र आपका ये क्षेत्र है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कौन सी 2 नदियां मिलती हैं, यहाँ पर कौन सा बांध पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं जो भी आगे हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। जलवायु के बाद जब हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब इसके संबंध में देखा जाए। तो यहाँ से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया। बलिया का शहर किसे कहा जाता है आपको बताना है। मंगल पांडे कहाँ से रिलेटेड थे, ये बलिया से ही रिलेटेड थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है पश्चिमी जिला, तो शामली को कहा जाता है पूर्वी जिला। उत्तरी जिला तो सहारनपुर और दक्षिणी जिला तो सोनभद्र को कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने पे सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश के शीर्ष क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो पहली हेडिंग डालिएगा, उत्तर प्रदेश के शीर्ष क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के शीर्ष क्षेत्रफल वाले जिले। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अगर जिलों का क्रम लगाएं तो जिलों के क्रम लगाने पर सबसे पहला जो आएगा वो है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आएगा सोनभद्र। तीसरे नंबर पर अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो तीसरे नंबर पे आएगा हरदोई। और चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सीतापुर। चौथे नंबर पर आएगा सीतापुर। तो ये 4 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर। इसके बाद दूसरे नंबर पे सोनभद्र, तीसरे नंबर पर हरदोई और चौथे नंबर पे सीतापुर। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसी के साथ एक पॉइंट यहीं पर और ऐड कर लीजिएगा, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की अगर बात करें, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो सबसे कम क्षेत्रफल पे नाम किसका आएगा बताइएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़। दूसरे नंबर पर आता है गाजियाबाद।
गाजियाबाद। और तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर पर आता है भदोही। भदोही। अब आप देखोगे तो यूपी के मैप जो नए आ रहे हैं उनमें आपको भदोही लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नया नाम कर दिया गया संत रविदास नगर। भदोही का नया नाम लिखा जाता है अब संत रविदास नगर। इसके बाद चौथे नंबर पर कौन आएगा, तो एनसीआर में शामिल आठवां क्षेत्र कौन सा या आठवां जिला कौन सा था, तो वो था आपका शामली, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का जिला है उत्तर प्रदेश का। तो चार ये भी आपको याद रखने हैं, यानी सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले चार जिले, सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले चार जिले। तो सबसे बड़े वाले में पहले नंबर पे लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पे सोनभद्र, तीसरे नंबर पे हरदोई और चौथे नंबर पे सीतापुर। इसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले में सबसे पहले हापुड़, इसके बाद गाजियाबाद, इसके बाद भदोही और इसके बाद शामली का नाम आता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस एकमात्र देश की सीमा को स्पर्श करता है, यानी उत्तर प्रदेश किस एकमात्र सीमा को स्पर्श करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए उत्तर प्रदेश एकमात्र अंतरराष्ट्रीय देश की सीमा को स्पर्श करता है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए हम लोग नोट करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा को, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला देश ये है आपका नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, और उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से स्पर्श करती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस एकमात्र, उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश को स्पर्श करती है, नेपाल को। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग, आप लोग अगर मैप लिए होगे तो मैप में देखते जाइएगा ये 7 जिले कौन कौन से हैं। तो 7 जिलों में हम लोग, इसका क्रम भी एक पूछा जाता है, तो हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हम क्रम उसका देख करके पढ़ेंगे। तो हम लोग क्रम जो भी लगाएंगे वो पश्चिम से पूर्व का क्रम होगा, या आप पूर्व से पश्चिम का क्रम भी लगा सकते हैं। तो कई जगह पर आपसे पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछा जा सकता है। जिनमें दक्षिण से उत्तर होगा उनमें दक्षिण से उत्तर, या जिनमें आपसे पूर्व से पश्चिम होगा उनमें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व करके पूछा जा। तो इसको हम लोग जब अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो कुछ भी पूछे आप आंसर आराम से कर पाओगे। तो पश्चिम की बात करें तो सबसे पहला जिला पश्चिम से जो पड़ता है इसे कहा जाता है पीलीभीत। पीलीभीत से नेपाल की सीमा शुरू होती है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत के बाद अगला जिला जो आता है आपका वो है लखीमपुर। पीलीभीत के बाद अगला जिला आता है लखीमपुर। इसके बाद तीसरा जिला अगर हम लोग देखें तो आता है बहराइच। बहराइच। इसके बाद आता है आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद जब आप आगे देखोगे तो श्रावस्ती के बाद मिलेगा आपको बलरामपुर। बलरामपुर। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आगे दिखेगा आपको सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। और इसके बाद अगर आप आगे की ओर देखोगे तो आपको मिलेगा यहां पर महाराजगंज। महाराजगंज। तो ये इसका क्रम हो गया
पश्चिम से पूर्व का। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में हम लोग देखते हैं कि नेपाल की सीमा को कौन कौन स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहला जो पश्चिम से स्पर्श करेगा वो होगा पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर और सातवां महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि जिसे नेपाल कहा जाता है, नेपाल से स्पर्श करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक परीक्षा में पूछा गया, जिसमें ज्यादातर लड़कों ने आंसर टिक कर दिया था गोरखपुर, क्योंकि हमेशा गोरखपुर इसमें ऑप्शन डाला जाता है और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि गोरखपुर नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। लेकिन कुछ भौगोलिक स्थिति जब आप देखेंगे तो नेपाल के गोरखपुर लगभग नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन नेपाल की सीमा गोरखपुर को स्पर्श नहीं करती। तो वहां पर ऑप्शन गोरखपुर डाला जाएगा। याद रखिएगा, गोरखपुर नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में इसी वर्ष पूछा गया है, तो आप ध्यान से याद रखिएगा कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं। तो 7 जिले हैं, पहला पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर, तीसरा बहराइच, इसके बाद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और इसके बाद नंबर आता है आपके महाराजगंज का। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, यानी जब हम लोगों का यूपी का नेक्स्ट टर्न आएगा तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों से स्पर्श करने वाली सीमाएं क्या हैं, यानी अलग अलग राज्यों से कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बनाता है, कौन सा जिला सबसे छोटी सीमा बनाता है। इसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, यानी सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। इसके बाद सबसे कम राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो ये सारी चीजें अब राज्यों के क्रम में पढ़ी जाएंगी। देश एक था नेपाल जिसकी सीमा को स्पर्श करता है, इसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। जिन लोगों ने भी यूपी के पिछले वीडियो ना देखे हों पहले उनको देख लीजिएगा, तो आपको चीजें आगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जितने भी ग्रुप हैं सारे में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में हमें ऑनलाइन आकर के आप सबको सीट का जो टेस्ट हमने बताया था, जो सीट हमने बना रखी है, उसके से आपका हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, तो वो आपको ऑनलाइन में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यूपी स्पेशल की, या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।